जय श्री श्याम दोस्तों। आज का हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने चुन चुन के इन्हें बनाया है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने कार्यालय से किसकी तरह हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की तरह, भारत के महान्यायवादी की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तरह। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, जिन्हें कैग कहा जाता है, उन्हें किसकी तरह हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे हटाया जा सकता है। ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए, बालाश्रम दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ऑप्शन सी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। ऑप्शन डी, सहकारी समितियों का संवर्धन। दोस्तों, आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग वन या लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, विलियम बेंटिक। दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए वायसराय जो है, नाम दिए गए हैं जो, उनमें से किस वायसराय के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था। दोस्तों, यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था और इसने 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया। अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। दोस्तों, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अधिनियम की स्थापना में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए जनरली पूछा जाता है, ऑप्शन में कुछ नाम दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित कौन है या किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो दोस्तों, ध्यान में रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? 56वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या इनमें कभी संशोधन नहीं किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वह 42वें संविधान संशोधन के दौरान किया गया था। इस संशोधन ने न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान के 53 अनुच्छेद में संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। संविधान में इन विशाल परिवर्तनों के कारण 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित किए गए हैं? भाग 15, भाग 16, भाग 14 या भाग 13 में? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में चुनाव से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 324 से 326 तक इसका उल्लेख है। और भाग 14 की अगर बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। भाग 14 की बात करें, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान थे और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा डोगरी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया था? 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या 93वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो यह ध्यान में रखें दोस्तों, इस अधिनियम ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली चारों भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई थी। 8वीं अनुसूची उन भाषाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है दोस्तों, तो यह आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मदद करना या सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों का मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख किया गया है। इन्हें आप ध्यान में रखें, क्रम वाइज ध्यान में रखें दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों का क्रम आपको पता होना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। लाइन में पूछ लिया जाता है कौन सी लाइन में किस का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग? दोस्तों आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद। संसद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है दोस्तों, ध्यान में रखें इसे। भारत के राष्ट्रपति में या भारत के मुख्य न्यायाधीश में यह शक्ति नहीं है, इसमें सिर्फ संसद ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न गंतव्य मूल्यों का सही क्रम है? न्याय, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता। तो दोस्तों इनका सही क्रम क्या है चारों का, आपको बताना है जो प्रस्तावना में दिया गया है। सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया है? न्याय का, बंधुत्व का, समानता का, स्वतंत्रता का। तो इसका जो क्रम है वह आपको बताना है। तो आप सोचिए 2 मिनट, हो सकते 2 सेकंड सोचिए आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब सबसे पहले न्याय का, फिर स्वतंत्रता का, फिर समानता का और आखिरी में बंधुत्व का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये क्रम आप याद रखें, इसे नोट डाउन कीजिए, बार बार देखिए। और प्रस्तावना आपको याद है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। वो तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका कि प्रस्तावना को ही याद कर लीजिए। प्रस्तावना में से कोई भी शब्द उठ के आए तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यह प्रस्तावना से लिया गया है और इसमें प्रस्तावना में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखें, क्योंकि इसके बाद ये न्याय पूछ लेंगे कि कौन कौन से न्याय है, कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख है, कौन कौन सी समानता का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको प्रस्तावना याद है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका प्रस्तावना ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, या मैंने प्रस्तावना का उल्लेख किया है दोस्तों, आप इसे पढ़िए, ढंग से पढ़िए, बार बार पढ़िए, रटिए। प्रस्तावना में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में। तो इसे आप ढंग से रट लीजिए, वीडियो पॉज करके ढंग से रट लीजिए। हो सके तो इसे नोट डाउन कीजिए, आपके बुक्स है आपके पास तो बुक्स में से पढ़िए इसे। प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ढंग से पढ़िए आप, आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214। आपको बताना है दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किया गया है दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 248। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है दोस्तों, और इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में भी किया गया है। दोनों याद रखें, अनुच्छेद 244 और संविधान की 5वीं अनुसूची दोनों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों? भाग 12, भाग 16, भाग 18 या भाग 20? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 18 जो है दोस्तों वह आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। इसे ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपातकाल से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने यहाँ दिए हैं जिनका बार बार एग्ज़ाम में जिक्र होता है या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन से भाग के अंतर्गत आपातकालीन का प्रावधान है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आपातकाल कौन से अनुच्छेद में किस उल्लेखित है। तो दोस्तों यहाँ मैंने सारा दिया है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार पढ़िए आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस कानून को अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य है यदि वह निम्न का उल्लंघन करता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य है यदि वह निम्न का उल्लंघन करता है। तो निम्न में है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित है केवल यह। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य है यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, बंधुआ मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 22 में है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद बी, बंधुआ मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 22 में है दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। अस्पृश्यता उन्मूलन बंधुआ मजदूरी का उल्लेख जो है दोस्तों वह 22 में नहीं किया गया है, यह गलत ऑप्शन है, बी ऑप्शन गलत होगा इसमें। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है दोस्तों, और कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। तो दोस्तों बी ऑप्शन गलत है, इसका बंधुआ मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा का विशेष संबोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा का विशेष संबोधन अनुच्छेद 87 से संबंधित है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? 2014 में, 2013 में, 2015 में या 2012 में? दोस्तों आपको बताना है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो बना था उसको राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2014 में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2014 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। लोकपाल केंद्र में गठित एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को संसद में संशोधन के साथ 2013 में पारित किया गया था दोस्तों, यह ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। कुछ अन्य ब्रिटेन के संविधान से कुछ अन्य विशेषताएं भी ली गई है दोस्तों, जैसे संसदीय सरकार, कानून के नियम, विधायी प्रक्रियाएं, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार लेखन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय सदस्यता। तो दोस्तों यह आप ध्यान में रखें
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है कौन से पद पर रहते हुए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल का जो पद है को लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसलिए सभी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की गैर कानूनी नज़रबंदी की याचिका द्वारा पूछताछ की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा या परमादेश। दोस्तों आपको बताना है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी नज़रबंदी की याचिका द्वारा पूछताछ की जाती है, कौन सी याचिका द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्वोच्च न्यायालय को एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण लेख सहित याचिका जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दोनों सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किससे परामर्श किया जाता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आपको बताना है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए किससे परामर्श किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 और 2, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए परामर्श किया जाता है। यह ध्यान में रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद भारत, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 371। संविधान का अनुच्छेद 371। दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये गलत दिया गया है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। राष्ट्रपति महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ अन्य प्रावधान है जो दोस्तों विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर की संबंध में अस्थायी प्रावधान किया गया जो 2019 में निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 के भाग डी किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार, कोई भी पेशा करने का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार। यह सही है ऑप्शन। अनुच्छेद 19 के भाग डी में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के जो भी प्रावधान है दोस्तों उसका मैंने यहाँ उनको डिस्क्राइब किया है। आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, इन्हें पढ़िए। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष। जो संसद का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति, उपाध्यक्ष जो होते हैं वह बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई थी? दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 89वां संविधान संशोधन
जो किया गया था उसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप इसे ढंग से पढ़ सकते हो। 89वां संविधान संशोधन ने एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। इस अधिनियम ने मौजूदा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किया। इस आयोग में शामिल है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। आयोग के इन सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान में रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है ये। तो दोस्तों इसी के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, धन्यवाद।